हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम साल भर न्यूज में रहे कुछ महत्वपूर्ण समिति और मामलों के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे जो आपके आगामी परीक्षा यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों, वो है बीएन श्री कृष्ण समिति। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं जो बीएन श्री कृष्ण समिति के बारे में। तो दोस्तों, जो बीएन श्री कृष्ण समिति है वो है डेटा सुरक्षा से संबंधित है। तो देश में डाटा प्रोटेक्शन का ढांचा तैयार कर रही इस समिति ने निजता को मौलिक अधिकार मानते हुए लोगों के किसी भी संवेदनशील डाटा के इस्तेमाल को से पहले स्पष्ट समिति को अनिवार्य बनाने की सिफारिश की है। तो दोस्तों, जो बीएन श्री कृष्ण समिति है उन्होंने सिफारिश की है कि किसी भी व्यक्ति के डेटा को इस्तेमाल करने से पहले उससे स्पष्ट सहमति लेना आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति का डेटा उसकी निजता का अधिकार है और चूँकि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है इसलिए उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। समिति ने अपनी रिपोर्ट में 10 तरह के संवेदनशील निजी डाटा की पहचान की है। नियमों का उल्लंघन करने के लिए कंपनी पर 15 करोड़ रुपए या कंपनी का जो वैश्विक टर्नओवर के 4% तक जुर्माने के प्रावधान की सिफारिश की है। तो दोस्तों, इस समिति ने जो निजी डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उससे संबंधित मामले के उल्लंघन पर 15 करोड़ रुपए या जो कंपनी है उसका जो वार्षिक टर्नओवर है उसमें से 4% जुर्माने का प्रावधान करने की सिफारिश की है। तो दोस्तों, ये थी बीएन श्री कृष्ण समिति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला मामला है दोस्तों जगमोहन सिंह बनाम यूपी राज्य 1973 और माछी सिंह बनाम पंजाब राज्य। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो दोनों मामले हैं वो मृत्युदंड से संबंधित है। यदि हम बात करें दोस्तों जगमोहन सिंह बनाम यूपी राज्य 1973 में, तो मृत्युदंड को असंवैधानिक बताते हुए इसे जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य प्रकरण में चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अनुच्छेद 21 के अनुसार जीवन से वंचित करना संवैधानिक रूप से अनुमेय है, यह यदि वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। तो दोस्तों, जगमोहन सिंह बनाम यूपी राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि जो मृत्युदंड है वो अनुच्छेद 21 के तहत वो जीवन से वंचित करने के जो अधिकार से संबंधित अनुमेय है, मतलब सही है, यदि वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से किया जाए। यदि हम बात करें दोस्तों माछी सिंह बनाम पंजाब राज्य 1983 में, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ कारकों को रेखांकित किया जो ये निर्धारित करता है कि किसी भी मामले को दुर्लभ कब माना जाए कि नहीं। तो दोस्तों, जो माछी सिंह बनाम पंजाब राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने उन कारकों को रेखांकित किया है जो ये निर्धारित करता है कि मामला कितना दुर्लभ है कि नहीं है। तो दोस्तों, ये थे जगमोहन सिंह बनाम यूपी राज्य और माछी सिंह बनाम पंजाब राज्य जो मृत्युदंड से संबंधित मामले थे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला जो मामला है दोस्तों वो है न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर समिति के बारे में। तो दोस्तों, ये समिति है उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में जो पराली जलाने और निगरानी रोकथाम से संबंधित इस समिति का गठन किया गया है। तो दोस्तों, जो न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर समिति है वो पराली जलाने से संबंधित एक समिति गठित की गई थी। हमारा जो अगला मामला है दोस्तों वो है विनीत नारायण मामला 1997। तो दोस्तों, जो विनीत नारायण मामला 1997 है वो सीबीआई में सुधार से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सीबीआई को केंद्र सरकार की निगरानी से हटाकर केंद्रीय सतर्कता आयोग की देखरेख में रखा जाए ताकि सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के जो आरोप की जांच सरकार के हस्तक्षेप के बिना कर सके। सीबीआई के डायरेक्टर का जो कार्यकाल 2 वर्ष कर दिया गया। तो दोस्तों, जो विनीत नारायण मामला 1997 है उससे पहले दोस्तों जो सीबीआई था वो केंद्र सरकार के अधीन थे, इसलिए जो सार्वजनिक अधिकारी होते थे उनके खिलाफ
भ्रष्टाचार के आरोप के मामले में जांच करना में थोड़ी मुश्किलें आती थी। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि जो सीबीआई है उसे केंद्र सरकार की निगरानी से हटाकर केंद्रीय सतर्कता आयोग की निगरानी में रखा जाए। साथ ही साथ इससे पहले दोस्तों जो सीबीआई के जो डायरेक्टर थे उसका जो कार्यकाल था वो केंद्र सरकार के अधीन था, अर्थात केंद्र सरकार जब चाहे तब उसे हटा सकती थी। किंतु विनीत नारायण मामला के बाद केंद्र सरकार के जो अधिकार से हटाकर सीबीआई के जो डायरेक्टर का जो कार्यकाल है उसे 2 वर्ष कर दिया गया। तो दोस्तों ये थे विनीत नारायण मामला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो अगला समिति है दोस्तों वो है एससी गर्ग समिति, जो कि क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित है। जो हमारा नेक्स्ट समिति है दोस्तों वो है एनसी समिति, जो एफआरबीएम से संबंधित है। तो दोस्तों राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बचत प्रबंधन, जिसे एफआरबीएम कहा जाता है, के माध्यम से देश के राजकोषीय घाटे को नियंत्रण लाने की कोशिश की गई थी। तो दोस्तों जो एनके समिति का जो गठन किया गया था वह देश में राजकोषीय घाटे को नियंत्रण करने की कोशिश के लिए की गई थी। इस समिति ने सरकार के जो ऋण के लिए जो जीडीपी के जो 60% सीमा तय की गई थी, यानी केंद्र सरकार का जो कर्ज है दोस्तों वो उसके जीडीपी का 40% और राज्य सरकारों का जो सामूहिक कर्ज है दोस्तों उसका 20% होगा। तो दोस्तों ये थे एनकेसी समिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है दोस्तों नाज फाउंडेशन बनाम एनसीटी दिल्ली सरकार। तो दोस्तों ये जो है एलजीबीटीक्यू के अधिकारों से संबंधित थे। जो विशाखा दिशा निर्देश है दोस्तों वो कार्य क्षेत्र में यौन उत्पीड़न संबंधित मामला है। तो दोस्तों जो विशाखा बनाम राजस्थान राज्य है जिसमें जो कार्य क्षेत्र में काम कर रही महिलाओं की जो उत्पीड़न संबंधित मामलों से के कारण जो विशाखा दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी की गई थी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो अगला आयोग है दोस्तों वो है ढेबर आयोग। तो दोस्तों ये जो ढेबर आयोग दोस्तों आदिम जनजाति समूह से संबंधित है। इसका गठन दोस्तों 1960 में जनजाति क्षेत्रों में भूमि अलगाव के मुद्दे सहित जनजाति समूह की समग्र स्थिति को संबोधित करने के लिए किया गया था। तो दोस्तों जो हमारा अगला समिति है दोस्तों वह लोकूर समिति 1965। इसका गठन अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करने के लिए मानदंड पर विचार करने के लिए किया गया था। तो दोस्तों जो लोकूर समिति जो जिसे 1965 में गठित किया गया था, इसका गठन अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने के लिए जो मापदंड है उसका निर्धारित करने के लिए किया गया था। तो इस समिति ने पहचान के लिए दोस्तों 5 मापदंड बताए हैं। आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े पैमाने पर सामुदायिक के साथ संपर्क और पिछड़ापन। तो दोस्तों ये 5 मापदंड है जिसके आधार पर किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो अगला केस है दोस्तों वो है एस सुषमा बनाम पुलिस आयुक्त 2021। दोस्तों ये मामला लिंग रूपांतर से संबंधित है। जो हमारा अगला है दोस्तों अगला मामला है दोस्तों नवतेज सिंह चौहान बनाम भारत संघ मामला। तो दोस्तों ये जो है LGBTQI अधिकार से संबंधित है। इसे घोषित किया गया है कि निजी रूप से धारा 377 आपराधिक वयस्कों यानी कि 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जो सहमति से सक्षम हैं से अधिक के यौन अपराधों को आपराधिक मानते हैं और वे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 1921 का उल्लंघन करता है। इसका अर्थ यह हुआ दोस्तों कि जो नवजोत सिंह जौहर बनाम भारत संघ मामला है उसमें LGBTQ को अपराध माना गया था। हालांकि वर्ष 2018 में इस फैसले को बदल दिया गया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। जो हमारा अगला पैनल है दोस्तों वह वोहरा पैनल। इसे हिजाब बैन के मामलों से संबंधित बनाया गया था। 1997 की जो ब्रेट लैंड रिपोर्ट है दोस्तों वो सतत विकास पर आधारित है। जो हमारा अगला आयोग है दोस्तों वो है महाजन आयोग। बेलगावी को लेकर
कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच जो सीमा विवाद है दोस्तों, उस सीमा विवाद को निपटान के लिए महाजन आयोग का गठन किया गया है। अगला है दोस्तों एससी व्यास समिति। तो ये दोस्तों सहकारी कानून से संबंधित है। अगला समिति है दोस्तों 1991 के चौधरी ब्रह्म प्रकाश समिति। तो बहुराज्य सहकारी समितियों से संबंधित है। भारत में सरकारी आंदोलन के इतिहास का पता लगाने और भारतीय कृषि में उसके महत्व पर जोर देते हुए सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत परिवर्तन के लिए तर्क देते हुए सिफारिश का एक सेट पेश किया गया था। तो दोस्तों जो 1991 का चौधरी ब्रह्म प्रकाश समिति है वो बहुराज्य समिति संबंधित प्रावधान से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो अगली समिति है दोस्तों वह है न्यायमूर्ति JS वर्मा समिति है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। इसका गठन आपराधिक कानूनों में संशोधन की सिफारिश करने के लिए किया गया था ताकि महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपी अपराधियों के त्वरित सुनवाई और बढ़ी हुई सजा का प्रावधान किया जा सके। तो दोस्तों न्यायमूर्ति JS वर्मा समिति का गठन आपराधिक कानून में संशोधन की सिफारिश करने के लिए किया गया था। महिलाओं की शिकायत दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए झूठी शिकायतों के लिए महिलाओं को दंडित करने का विरोध किया गया था। तो दोस्तों इस समिति ने ये सिफारिश किया है कि जो महिलाएं अगर शिकायत करती है या फिर शिकायत में जो यदि ये गलत साबित हो जाता है कि महिला ने गलत शिकायत किया है, उसके बाद भी महिलाओं को दंडित न करने का प्रावधान किया गया है। इसमें सिफारिश की थी कि शिकायत दर्ज करने के लिए 3 महीने की समय सीमा को हटाई जाए। तो दोस्तों जो यौन उत्पीड़न से मामले हैं उनको शिकायत करने के लिए जो 3 महीने की समय सीमा है उसे भी हटाने की सिफारिश इस समिति के द्वारा की गई है। तो दोस्तों ये थे न्यायमूर्ति JS वर्मा समिति के बारे में महत्वपूर्ण प्रावधान। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला आयोग है दोस्तों वो है भूरिया आयोग। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। तो भूरिया आयोग दोस्तों आदिवासी और उनकी स्थिति से संबंधित है। इसकी सिफारिश में पेशा अधिनियम 1996 के अधिनियम होने का मार्ग प्रशस्त किया। भूरिया समिति की सिफारिश के आधार पर यह सहमति बनी कि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए एक केंद्रीय कानून बनाना ठीक रहेगा जिसके दायरे में राज्य विधानमंडल अपने अपने कानून बना सकते हैं। तो दोस्तों जो भूरिया आयोग है वो आदिवासी और उनकी स्थिति से संबंधित है जिसकी सिफारिश पर पेशा अधिनियम 1996 का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो दोस्तों ये थे भूरिया आयोग के संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो अगला आयोग है दोस्तों वो है राजमन्ना आयोग। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों ये जो केंद्र और राज्य के बीच जो संघीय संबंध है उससे संबंधित राजमन्ना आयोग का गठन किया गया था। तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र और राज्य के बीच संबंधों पर विचार करने के लिए यह समिति गठित की गई थी। इस समिति ने अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का सुझाव दिया तथा अनुच्छेद 356 के प्रयोग पर अंकुश लगाने की सिफारिश की है। वित्त आयोग को स्थायी निकाय बनाया जाए, अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त की जाए, योजना आयोग को एक वैधानिक निकाय के रूप में प्रतिपादित किया जाए। केंद्र सरकार ने उसकी सिफारिशों को पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया। तो दोस्तों ये थे राजमन्ना आयोग के कुछ महत्वपूर्ण सिफारिश जिसे केंद्र सरकार ने नज़रअंदाज कर दिया। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है दोस्तों वह है राष्ट्रीय गरिमा अभियान। यह दोस्तों हाथ से मैला धोने की प्रथा के उन्मूलन से संबंधित एक महत्वपूर्ण अभियान है। अगला जो समिति है दोस्तों वह है न्यायमूर्ति अमिताभ राय समिति। देश भर में जेल सुधारों के पहलू पर गौर करना इसे 2018 में गठित किया गया है दोस्तों। और जो इस समिति का जो कार्य है वह जेल सुधार से संबंधित है। इस समिति ने सिफारिश की है कि हर नए कैदी को जेल में पहले सप्ताह में अपने परिवार के सदस्यों से बात करने के लिए दिन में एक बार मुक्त फ़ोन कॉल करने की अनुमति दी जानी चाहिए। कमेटी ने
सामूहिक जो आधुनिक रसोई सुविधा, आवश्यक वस्तु के लिए खरीद के लिए कैंटीन तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई का सिफारिश की है। कमेटी ने यह भी कहा है कि अधिकांश जेल अंडर टायर कैदियों से भरा पड़ा है तथा उसकी संख्या दोषी ठहरा दिए गए कैदियों की तुलना में काफ़ी अधिक है, इसलिए प्रत्येक 30 कैदी पर एक वकील की सिफारिश की है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि जो अंडर टायर कैदी होते हैं उनकी संख्या जो सज़ा हो गई कैदियों से अपेक्षा अधिक ही रहती है, जिससे जेलों में बहुत भीड़ होती है। इसीलिए इस आयोग ने सिफारिश की है कि प्रत्येक 30 कैदियों के लिए एक वकील की सिफारिश की है ताकि ये मामला जल्द से जल्द निपट सके। तो दोस्तों, ये थे न्यायमूर्ति अमिताभ राय समिति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिफारिश, आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो अगला आयोग है दोस्तों वो है पार्श्व सारथी शोभ आयोग। दोस्तों, ये 2013 में बनाया गया था और ये दोस्तों कर प्रशासकीय सुधार से संबंधित है। इस आयोग ने सुझाव दिया कि राजस्व विभाग को खत्म कर राजस्व सचिव के पद को भी खत्म की जाए। तो दोस्तों, इस आयोग ने सिफारिश की थी कि जो राजस्व विभाग है उन्हें खत्म कर दिया जाए, साथ ही साथ जो राजस्व का जो सचिव पद को भी खत्म कर दिया जाए। CBDT NCBE का विलय कर दिया जाए। कर विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी के जो परीक्षण में जो आधारभूत परिवर्तन लाया जाए। करों को इलेक्ट्रॉनिक अदायगी अनिवार्य की जाए। एकल खिड़की लाइसेंसी मिली दस्तावेजीकरण को कम किया जाए। तो दोस्तों, ये थे पार्श्व सारथी शोभ आयोग के कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो अगली समिति है दोस्तों वो है श्यामल गोपनाथ समिति। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं। यूनिवर्सल बैंकों और लघु वित्त बैंकों के लिए आवेदन के मूल्यांकन के लिए इस समिति का गठन किया गया है। तो दोस्तों, जो श्यामला गोपीनाथन समिति है वो यूनिवर्सल बैंक और लघु वित्त बैंकों के मूल्यांकन से संबंधित महत्वपूर्ण समिति है। यह 5 सदस्यीय स्थायी बाह्य सलाहकार समिति है और इस समिति का जो कार्यकाल है दोस्तों वो 3 वर्षों का होगा। जो हमारे अगले समिति है दोस्तों वो है के मिस्त्री दोस्तों। जो ये समिति दोस्तों शेयर बायबैक से संबंधित है, जो कि सेबी द्वारा निर्धारित किया जाता है। हमारा जो अगली समिति है दोस्तों वो है शांतिलाल शाह समिति। महिलाओं के लिए व्यापक गर्भपात देखभाल का प्रस्ताव करने के लिए इस समिति का गठन किया गया है। तो दोस्तों, जो शांतिलाल शाह समिति है वो गर्भपात से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो अगला मामला है दोस्तों वो है लक्ष्मी बनाम भारत संघ मामला। तो दोस्तों, ये जो एसिड अटैक सर्वाइवर के लिए दिशा निर्देश 2013 से संबंधित है, जिसमें दोस्तों 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। यदि हम बात करें दोस्तों 2013 से पहले की, तो जो एसिड अटैक करने वालों के लिए कोई अलग से कानून नहीं था और न ही एसिड बिक्री या खरीद करने पर कोई प्रतिबंध था। लक्ष्मी बनाम भारत संघ मामला 2013 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने एसिड अटैक सर्वाइवर के लिए दिशा निर्देश दिया, जिसमें एसिड अटैकर्स को 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया। साथ ही साथ जो एसिड खरीद एवं बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया। तो दोस्तों, ये थे लक्ष्मी बनाम भारत संघ मामले के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। हमारे अगला समिति है दोस्तों वो है सुंदरलाल समिति। तो दोस्तों, जो सुंदरलाल समिति है वो हैदराबाद विलय से संबंधित है, जो ऑपरेशन पोलो से चलाया गया था। तो दोस्तों, जो हैदराबाद विलय है उससे संबंधित ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित 1948 में गठित किया गया था। इस रिपोर्ट का अनुमान है दोस्तों कि जो 27,000 से 40,000 लोगों को इस बीच में अपनी जान गंवाई थी हैदराबाद विलय में। दोस्तों, इस रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं किया गया था। तो दोस्तों, ये थे सुंदरलाल समिति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो अगला समिति है दोस्तों वो है अनुशीलन समिति। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं। तो अनुशीलन समिति 20वीं सदी में बंगाल में संचालित एक प्रमुख गुप्त क्रांतिकारी समाज था। इस मिशन औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकना और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को गति देना था।
तो दोस्तों जो अनुशीलन समिति है वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम को गति प्रदान करने के संबंधित एक महत्वपूर्ण समिति थी, जो कि एक गुप्त क्रांतिकारियों का एक गुट था। इस समिति का उद्देश्य था वंदे मातरम की प्रेरणा बांग्ला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बताए गए मार्ग अनुशीलन करना था। इसकी स्थापना दोस्तों 24 मार्च 1902 को सतीश चंद्र बसु द्वारा की गई थी। उस वक्त 1902 में कोलकाता में अनुशीलन समिति के अंतर्गत 3 समितियां कार्य कर रही थी। जो पहली समिति थी दोस्तों वो थी प्रथम मित्र की। जो दूसरी समिति थी दोस्तों वो सरला देवी नामक एक बंगाली महिला के हाथों में थी। और जो तीसरी समिति थी दोस्तों वो नेता अरविंद घोष के थी, जो उस समय उग्रवाद के सबसे बड़े समर्थक थे। समिति के संचालन के लिए 2 प्रमुख शाखाएं थी, एक ढाका अनुशीलन समिति और दूसरा दोस्तों युगांतर समिति। इसकी जो प्रमुख गतिविधियों में जगह जगह शाखाओं के माध्यम से नव युवकों को एकत्र करना, उन्हें सामाजिक और मानसिक रूप से शक्तिशाली बनाना, उनकी गुप्त योजना में बम बनाना, शस्त्र प्रशिक्षण देना और दुष्ट अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करना जैसे कृत्य शामिल थे। अनुशीलन समिति के सदस्य ऐसे भारतीयों की भी हत्या कर देते थे जो उनकी नज़र में हिंदुस्तान के साथ गद्दारी या ब्रिटिश सरकार की तरफदारी करते थे। इस समिति का नाम कई महत्वपूर्ण घटनाओं में जैसे कि अलीपुर बम हमला, दिल्ली संयंत्र केस, लाहौर संयंत्र और चटगांव शस्त्रागार मामला आदि में शामिल था। इस संस्था का 1930 से आते आते कमज़ोर पड़ने लगी। तो दोस्तों ये थे अनुशीलन समिति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। तो दोस्तों ये रहे साल भर चर्चा में रहे कुछ महत्वपूर्ण समिति और मामला। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।